रिंकी बिहार की रहने वाली लड़की थी। वो पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन थी। उसको पवन सिंह के गानों पर गाना गाने का और डांस करने का बहुत शौक था। परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने के बाद रिंकी के सर से पवन सिंह के गानों का नशा कम नहीं हुआ। पार्टी में वो जहाँ पर पवन सिंह का गाना सुनती, अपनी शर्म को छोड़कर वहीं नाचने लगती है। रिंकी, जो कि बिहार की रहने वाली लड़की थी, अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली आकर शिफ्ट हो गई थी। रिंकी को भोजपुरी गाने का बहुत शौक था। उसका सबसे पसंदीदा गायक था पवन सिंह। रोज सुबह रिंकी अपने घर के अंदर पवन सिंह का गाना चलाकर नाचने लगती थी। और ऐसे ही एक दिन रिंकी अपने कमरे में गाना गाते हुए नाच रही थी। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक, जीला टॉप लागेलू, कमरिया ओहो कमरिया करेला पलप, लॉलीपॉप लागेलू। रिंकी के कमरे से जोर जोर से गाने की आवाज सुनकर रिंकी की माँ ललिता हाथ में डंडा लेकर रिंकी के कमरे में जाती है और स्पीकर का पलक ऑफ करते हुए बोलती है, आज मैं तेरी टांगे तोड़ कर ही रहूंगी। तेरा रोज रोज का ड्रामा है। कमरे में डीजे बजाकर नाचना शुरू कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तेरा ये डीजे भी तोड़ दूंगी। क्या हुआ माँ, अब हमको नाचे भी नहीं दोगी का? हम कोई क्लब में थोड़ी ना नाच रहे हैं, हम तो अपना कमरा में नाच रहे हैं। आज मैं तुझे ऐसा नचाऊंगी, जब तेरी जुबान पर लाल मिर्च डालूंगी ना, तब नाच दिखाना अपना। ललिता डंडा लेकर रिंकी को मारने जाती है। रिंकी अपनी माँ को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है और रिंक कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसको उसकी दोस्त कीर्ति मिलती है। कीर्ति रिंकी को हाफते देखकर कहती है, क्या हुआ रिंकी, तू इतना हाफ क्यों रही है? तेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया था क्या? नहीं नहीं, हमारी जो माँ है ना, उन्हीं से बचकर आ रहे हैं। यार तू अब दिल्ली में है, अब तू अपनी भोजपुरी भाषा को छोड़कर हिंदी में बोला कर। सबके सामने तेरा मजाक बन जाता है और ऊपर से गानों में भी तेरी चॉइस पवन सिंह की है। हाँ तो हम बिहार के हैं और हमें ई बात से कोई दिक्कत नहीं है। हम पवन सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। बस उसका गाना हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। फिर तो कैसे बेशर्म की तरह हम नाचे लगते हैं। मैं भी किस बेवकूफ लड़की को समझा रही हूँ। अच्छा चल यहाँ से, कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है, चलकर देखते हैं। अच्छा चलते हैं। रिंकी कीर्ति के साथ कॉलेज में जाती है और वहाँ पर पवन सिंह का गाना हरी हरी ओढ़नी चल रहा था। गाने को सुनकर रिंकी अपना सुध बुध खो बैठती है और सभी के बीच में जाकर गाना गाते हुए नाचने लगती है। हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना, बगिया ए गोरी की हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कोना, बगिया ए गोरी। ये क्या कर रही है? अरे रिंकी पागल हो गई है क्या? क्यों तू अपना मजाक बनवा रही है? चल यहाँ से। काहे जाएं? हमको हरी हरी ओढ़नी गाने पर नाचने दो। रिंकी पागलों की तरह जोर जोर से गाना गाते हुए नाच रही थी और तभी वहाँ एनुअल फंक्शन की इंचार्ज टीचर सोनिया आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सोनिया के आते ही गाना बंद हो जाता है। रिंकी नाचना छोड़कर डीजे के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, सॉरी मैडम जी, वो का है ना, हमारी गलती है। हम पवन सिंह के बहुत बड़े फैन हैं और हम पवन सिंह का गाना जहाँ एक बार सुन लेते हैं, वहाँ पर हमारा पैर खुद ही थिरकने लगता है, इसलिए हम नाचने लगे। माफ कर दीजिएगा मैडम जी। तुमने जो बोला मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ तुम्हें भोजपुरी आती है, तुम्हें भोजपुरी गाने पर नाचना भी पसंद है, तो हमें एनुअल फंक्शन पर एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। हमारी इस बार की चॉइस भोजपुरी गायक की है। सच में मैडम जी? अगर ऐसा है तो देखिएगा, हम स्टेज पर ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि सब जज लोगन हमको देखकर खुद नाचने लगेंगे। हाँ जरूर, मैं तुम्हारा नाम लिख देती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम रिंकी है मैडम जी। सोनिया एनुअल फंक्शन के लिए रिंकी का नाम लिखकर चली जाती है और रिंकी खुशी खुशी शाम को अपने घर आती है और अपनी माँ को ये बात बताती है, जिसको सुनकर ललिता बोलती है, हाँ तो तुम्हारे लिए तो ठीक ही है, लगाना अब लोगों के सामने ठुमके। वैसे भी तुम्हारे दिमाग में पवन सिंह ही बसा हुआ है। माँ, बिहारी होकर काहे पवन सिंह से नफरत करती हो? पवन सिंह पूरी दुनिया में फेमस है। और अब हटो, हमें कमरे में जाने दो, हमें डांस की प्रैक्टिस करनी है। रिंकी उस दिन के बाद से तेज आवाज में रोज पवन सिंह का गाना बजाकर पूरा ठुमका मारते हुए, कमर लचकाते हुए नाचने लग जाती है।
कुछ दिन बाद एनुअल फंक्शन का दिन आ जाता है। कॉलेज के हॉल में सभी लोग की परफॉर्मेंस हो चुकी थी और बाद में बची थी सिर्फ रिंकी की परफॉर्मेंस। फंक्शन के गेस्ट लेट आने वाले थे, इसलिए रिंकी की आखिरी परफॉर्मेंस रखी जाती है। गेस्ट आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। उसके बाद रिंकी की परफॉर्मेंस होती है। पवन सिंह का नया गाना गाते हुए रिंकी नाचने लगती है। छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे की बलटी के पनिया हो कुछ करी। रिंकी सच में स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। वहाँ के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने लगते हैं और ये देखकर फंक्शन में आए हुए गेस्ट, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद पवन सिंह थे, स्टेज पर जाकर नाचते हुए गाते हैं, ए रानी हमहू ओवरलोड बानी हो अवधाली। हे भगवान, पवन सिंह जी आप हमरे सामने, हमरे तो भाग ही खुल गए। अरे आपने बहुत अच्छा डांस किया है हमारे गाने पर, देखकर सच में मजा आ गया। हमरे फेवरेट गायक को हमारा डांस पसंद आ गया, इससे अच्छा और हमरे लिए क्या हो सकत है। आपकी तो भोजपुरी बहुत अच्छी है, आप पक्का बिहार से हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम भागलपुर से हैं। तभी सोनिया टीचर स्टेज पर आती है और पवन सिंह से कहती है, पवन जी आपको हमारे कॉलेज स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पसंद आई, हमारे लिए खुशी की बात है। आप बाकी के गेस्ट के साथ जाकर बैठ सकते हैं और रिंकी आप भी जाइए, जाकर आराम कीजिए। और फंक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। इस साल का एनुअल फंक्शन इतना शानदार था कि अगले दिन अखबार में रिंकी की परफॉर्मेंस और कॉलेज का नाम छपता है और ये दिखाते हुए रिंकी अपनी माँ से कहती है, देख रही हो माँ, पवन सिंह के साथ हमारी फोटो अखबार में छपी है। पवन सिंह को हमारा डांस बहुत पसंद आया था। हाँ, अब तुम्हारे फेमस होने के चक्कर में तुम्हारे लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता नहीं आएगा, समझी क्या? सभी को पता लग गया, हमारी बिटिया भोजपुरी गाने पर सबके सामने मटकती है। माँ, आप अपनी खुद की भाषा से ही नफरत करती हो। हम बिहार से हैं और दिल्ली आए हैं, इसका मतलब क्या? अपनी भाषा को पीछे छोड़ दे। दुनिया भोजपुरी की दीवानी है और तुम हो कि तुम्हें तो बात ही नहीं करनी मुझसे। फोटो अखबार में छपी हुई थी, जिसके कारण बिहार से रिंकी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। और एक दिन लड़का मोहन रिंकी को देखने के लिए रिंकी के घर पर आता है और लड़के का बाप किशोर ललिता से कहता है, अरे बहन जी, बिटिया की तारीफ तो पूरे बिहार में होती है और आप जानती हैं हमको यहाँ पर कौन भेजा है रिश्ते की बात करने को? किसने भाई साहब? अरे किसी और ने नहीं बल्कि पवन सिंह जी ने भेजा है हमको। हमारे अच्छे संबंध हैं उनसे। हमने अपने बेटे के लिए एक लड़की देखने को कहा था उनसे। उन्होंने बताया वो दिल्ली के कॉलेज में रिंकी से मिले थे। रिंकी एक अच्छी लड़की है। देखा माँ, जिसके हम फैन हैं उसी के जैसे हमें जीवन साथी मिला है। अब तो मानती हो आप, पवन सिंह के लिए हमारा पागलपन गलत नहीं है। हाँ समझ गई बिटिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो तेरी शादी हो जाएगी, तू अपनी ससुराल का मान रखियो बस। जरूर रखेंगे मम्मी। हाँ तो बहन जी, अब तो रिश्ता पक्का कीजिए, हम तो आज शगुन लेकर भी आए हैं। नेक काम में देरी कैसी भाई साहब। ललिता किशोर मिलकर मोहन और रिंकी का रिश्ता पक्का कर देते हैं और फिर रिंकी की शादी में पवन सिंह खुद आते हैं और गाना गाते हुए शादी का बहुत अच्छा माहौल बना देते हैं। और रिंकी अपने पति के साथ खुलकर अपनी शादी में नाचती है और रिंकी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और रिंकी अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ये कहानी सारिका नाम की एक लड़की की है। सारिका के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो बहुत गरीब थी, इसलिए मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करती थी। सारिका अनाथ थी, उसके परिवार में भी कोई नहीं था। मंदिर के बाहर से उसे जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो कुछ खाना खरीदकर खा लेती थी। सारिका जब भी किसी परिवार को एक साथ देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और वो उदास हो जाती थी। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या मंजूर है। एक दिन सारिका मंदिर के बाहर बैठकर सभी से भीख मांग रही थी। तभी राहुल नाम का लड़का मंदिर में दर्शन करने आता है। राहुल को देखकर सारिका उससे भी भीख मांगती है।
सुनिए, कुछ खाना या पैसा देकर इस गरीब की मदद कर दीजिए। भगवान आपको खुश रखेगा। फिलहाल तो प्रसाद के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम ये प्रसाद खा लो। राहुल सारिका को प्रसाद दे देता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तुम इस तरह भीख क्यों मांगती हो? दिखने में तो तुम बहुत सुंदर हो। जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा घर यहीं पास में है। कल मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, क्या आप पार्टी में आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर खाना मिलने वाला है तो मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, खाना जरूर मिलेगा, आप बस मेरे घर आ जाइएगा। ऐसा कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फटे पुराने कपड़ों में सारिका राहुल के घर जाती है। राहुल का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। सारिका डरती हुई राहुल के घर के अंदर जाने लगती है। तभी कुछ बॉडीगार्ड उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। तभी राहुल सारिका को देख लेता है और कहता है, अरे इस लड़की को अंदर आने दो, मैं इसको जानता हूँ। सारिका घर के अंदर आती है। राहुल का इतना बड़ा घर देखकर सारिका बहुत चकित रह जाती है। उसने इतना बड़ा घर आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इतना बड़ा घर और इतनी कीमती चीजें कभी नहीं देखी थी। कितना खूबसूरत है ये सब। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या खाओगी तुम? यहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए है, चलो मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ। राहुल की माँ राहुल को सारिका के साथ देख रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है, ये राहुल किस गरीब भिखारी के साथ घूम रहा है? अभी जाकर पूछती हूँ इससे। ऐसा सोचकर राहुल की माँ राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल कौन है ये? तू किसे लेकर आ गया है मेरे घर में? माँ, इसका नाम सारिका है, मैंने इसे आज की पार्टी में बुलाया है। मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया कर। देखो तो जरा इसे, कितनी गरीब दिख रही है। नहीं माँ, ये बहुत अच्छी है। माना थोड़ी गरीब है, लेकिन फिर क्या हो गया? शट अप राहुल, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। मैंने कहा इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। राहुल की माँ गुस्से में सारिका को घर से बाहर निकलवा देती है। सारिका उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाती है। अगले दिन राहुल फिर से मंदिर के पास आता है। उसकी एक बार फिर से सारिका से मुलाकात होती है। सारिका उसी मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। राहुल सारिका के पास जाकर कहता है, सारिका मुझे माफ कर दो, कल माँ की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। राहुल इतना कहता ही है कि तभी सारिका वहाँ से उठकर दूसरी जगह चली जाती है। राहुल वापस उसके पास जाता है। तब सारिका कहती है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए राहुल, आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि मैं तो आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से और मुझसे कभी बात मत कीजिएगा और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगी। नहीं सारिका, ऐसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरी माँ की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बात करूँगा। इसी तरह एक बार फिर से राहुल और सारिका के बीच बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राहुल सारिका से कहता है, सारिका तुम जानती हो, मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। वो चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी शादी हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं सारिका, ये खुशी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी माँ जबरदस्ती किसी और लड़की से मेरी शादी करवा रही है। ये तुम क्या कह रही हो राहुल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना सारिका, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। तुम भी शादी के लिए मान जाओ ना। इस तरह राहुल सारिका से शादी कर लेता है और सारिका को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जब राहुल की माँ उसको सारिका के साथ देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, निकल जाओ दोनों मेरे घर से, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। राहुल की माँ राहुल को घर से बाहर निकाल देती है। राहुल और सारिका घर से बाहर आ जाते हैं। राहुल, अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे हम दोनों? मैं कुछ करता हूँ सारिका, तुम चिंता मत करो।
राहुल जंगल से लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर एक झोपड़ी तैयार कर लेता है और फिर वो दोनों पति पत्नी उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। राहुल कई जगह पर काम ढूंढने जाता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो सारिका को एक वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। जंगल से तोड़े हुए फल से दोनों पति पत्नी का पेट भर रहा था। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त राहुल को एक बच्ची बीमार अवस्था में पड़ी हुई मिली। राहुल उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। सारिका और राहुल दोनों मिलकर उस बच्ची की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बच्ची राहुल और सारिका से कहती है, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप दोनों ने मेरी बहुत सहायता की है। आज अगर मैं ठीक हो पाई हूँ तो सिर्फ आप दोनों की वजह से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम धन्यवाद क्यों कह रही हो? तुम इतनी प्यारी हो, भला तुम्हारी मदद कोई क्यों नहीं करेगा? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान की मदद करता है ना। सारिका की ऐसी बात सुनकर वो बच्ची बहुत खुश होती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। बच्ची को इस तरह परी बनते हुए देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। तब परी कहती है, मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो। मैं सिर्फ तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए आज मैं सारिका को एक जादुई झुमका देना चाहती हूँ जिससे तुम दोनों का भला होगा। तुम दोनों इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई झुमका परी सारिका को देकर वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद राहुल कहता है, देखा सारिका, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। लेकिन फिलहाल बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तभी जादुई झुमके में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं। अब वो दोनों और जादुई झुमके से जो भी मांगते थे वो उन्हें मिल जाता था। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन राहुल को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर राहुल और सारिका फौरन राहुल की माँ के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी दवा उनको ठीक नहीं कर पा रही है। तभी सारिका जादुई झुमका निकालती है और कहती है, जादुई झुमके, मेरी सासू माँ को ठीक करने वाली दवाई दे दो। सारिका के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक दवाई प्रकट हो जाती है। सारिका वो दवाई अपनी सास को पिला देती है। उसके ऐसा करते ही राहुल की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो सारिका से और राहुल से माफी मांगती है। राहुल और सारिका भी अपनी माँ को माफ कर देते हैं और उस दिन से सारिका राहुल के साथ उसके आलीशान घर में रहने लगती है। अब उनको जादुई झुमके की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो दोनों परी को याद करते हैं और परी वहाँ प्रकट हो जाती है। परी जी, हमारे मुश्किल समय में इस जादुई झुमके ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, इसलिए आप ये झुमका रख लीजिए और इसे किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए ताकि हमारी तरह किसी और की जिंदगी भी आसान हो सके। सच में तुम दोनों पति पत्नी के विचार बहुत अलग और खूबसूरत है। ठीक है, मैं चलती हूँ। झुमका लेकर परी वहाँ से चली जाती है और वो पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। खुशीपुर नाम के गांव में 4 अनाथ बहनें अंजलि, शिवानी, पूर्वी और दिशा रहती थी। वो चारों बहनें बहुत खूबसूरत थी और साथ ही उनके बाल भी लंबे काले घने थे। अंजलि नौकरानी का काम करती थी और घर का गुजारा करती थी। हमेशा की तरह अंजलि काम पर जा रही थी। शिवानी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा अंदर से लगा लो, कोई बाहर से आए तो बिना पूछे खोलना मत। दीदी, कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि हम तीनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अभी तुम तीनों छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब काम में मेरी मदद करना। लेकिन दीदी, आप अकेले ही घर का गुजारा करती हो, ये देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। आप जहाँ काम करने जाती हो वो हमारे घर से बहुत दूर है और आप इतना लंबा सफर पैदल तय करती हो। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हो। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है।
लेकिन दीदी आप हमारे गांव में ही आसपास काम देख लो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। हमारे गांव वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले काम के बदले मुझे बहुत कम पैसे देते थे, इसलिए मैंने दूसरे गांव में काम देख लिया। वहाँ मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, अगर देर हो गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। उसके बाद अंजलि काम पर चली जाती है। उस दिन अंजलि को काम पर आने से देर हो जाता है क्योंकि उसकी मालकिन के घर में किसी का जन्मदिन था। अंजलि को रात को घर आते हुए देख उसके पड़ोस की आंटियां आपस में बात करने लगती है। अरे देखो देखो सावित्री, सुबह की गई हुई लड़की अंधेरी रात को वापस आ रही है। इसकी तो बाकी की 3 बहनें भी बहुत शरारती हैं। अरे बड़ी बहन बिगड़ैल है तो छोटी बहनें तो बिगड़ैल होगी ही। सही कह रही हो बहन, एक तो ये चारों बहनें अपने माँ बाप को निगल गईं और अब उनके जाने के बाद इनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नजर नहीं आता। चारों की चारों तो इधर उधर आवारागर्दी करती रहती है। चारों बहनें अपनी हरकतों की वजह से हमारे गांव का माहौल खराब कर देंगी। अंजलि उन दोनों की ये घटिया बातें सुन लेती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, आंटी आप दोनों हम बहनों के बारे में कैसी भद्दी बातें कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर एक बार भी मुखिया जी को बोल दिया तो धक्के मारकर तुम चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे सावित्री धमकी क्या दे रही है। चल अभी हम सब गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं। और हाँ, तू भी अपनी बहनों को लेकर वहाँ आ जाना। गांव वाले उन दोनों के बहकावे में आकर मुखिया जी के पास जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपनी बहनों के साथ वहाँ जाती है। मुखिया जी, ये चारों बहनें बहुत बिगड़ैल हैं। इनकी वजह से हमारे गांव का माहौल खराब है। नहीं मुखिया जी, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो सुबह काम करने जाती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ। सुबह काम करने जाती है और रात को आती है, तब तक इसके पीछे से इसकी बहनें आवारागर्दी करती हैं। मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती है। कितनी झूठी मक्कार लड़की है। अरे क्या पता तू पड़ोस वाले गांव में नौकरानी का काम करने जाती है या कुछ और, कुछ बताती भी तो नहीं है किसी को। मुखिया जी आपको तो पता ही है बिन माँ बाप के बच्चे कितने बिगड़ैल होते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बहनों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़े, इसलिए इन चारों को इस गाँव से बाहर निकाल दो। गांव वालों की बातों में आकर मुखिया चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देता है। चलते चलते अंजलि की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे वहाँ पर बोला जा रहा था। बिना किसी गलती के हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया गया है। घर की तो छोड़ो, हमें तो गाँव से ही बाहर निकाल दिया है। पूर्वी, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें गाँव से बाहर निकाला है। तभी सामने बहनों को घना जंगल दिखाई देता है। अभी हम इस घने जंगल में छुप जाते हैं, कल सुबह हम दूसरे गांव चले जाएंगे। चारों बहनें जंगल चली जाती है। उसी जंगल के पेड़ पर एक डायन बैठी हुई थी। चारों बहनों को देखकर डायन बहुत खुश होती है। एक साथ 4 शिकार, इन चारों को बलि देकर अपनी सालों की शक्ति को सिद्ध करूंगी। उसके बाद डायन चारों बहनों के सामने आ जाती है। उसे देखकर वो सभी बहुत डर जाती हैं। दीदी ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, दीदी हमें बचाओ। अरे ओ चवन्नी, खड़ी रह, ज्यादा चै चै मत कर। उसके बाद डायन दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। डायन को दिशा की तरफ बढ़ता हुआ देख अंजलि बहुत सारे पत्थर उठाती है और डायन के ऊपर फेंक देती है। एक साथ बहुत सारे पत्थर से हमला होने की वजह से डायन को बहुत चोट आती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। डायन को तड़पता हुआ देख अंजलि को उस पर दया आ जाती है। वो जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर डायन की चोट पर लगा देती है। तभी डायन खड़ी होती है और एक परी का रूप ले लेती है। दरअसल वो डायन थी ही नहीं, वो तो एक परी थी जो चारों बहनों की परीक्षा ले रही थी। आप तो परी हो, लेकिन डायन? मैं डायन नहीं हूँ। जंगल में कोई भी आधी रात को आता है तो मैं उसकी परीक्षा इसी तरह लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने सगे संबंधी को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए खतरनाक डायन पर हमला कर दिया। तुम चारों बहनों की एकता और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम
तुम चारों बहनें इस घने जंगल में क्यों आई? परी, हम चारों बहनों के चरित्र पर सवाल उठाकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे माता पिता नहीं है, इसलिए गांव में हमेशा हमारे साथ यही होता है। पहले तो गांव में मुझे किसी ने काम नहीं दिया और जो दे भी रहे थे वो बहुत कम पैसों में दे रहे थे। जब मैंने दूसरे गांव में काम ढूंढ लिया तो मेरे आसपास की आंटियां हमसे जलने लग गई। हम कल सुबह होते ही दूसरे गांव चले जाएंगे, लेकिन रात भर हम इस जंगल में रुकने आए थे। तुम बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम चारों बहनों के साधारण बालों को गोल्डन बालों में बदलने की शक्ति प्रदान करती हूँ। जैसे ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने बालों को कहना कि मेरी साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। गोल्डन बाल बनने के बाद तुम चारों बहनें जो चाहो अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो, लेकिन एक बार में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। परी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मतलब कि तुम चारों बहनों के बालों में गोल्डन होने की शक्ति होगी, लेकिन तुम चारों बहनें एक बार ही कोई अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। उसके बाद परी चारों बहनों के बालों पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। चारों बहनें अपने गांव में वापस चली जाती है और अंजलि बोलती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। उसके बाद अंजलि के साधारण बाल गोल्डन के बाल बन जाते हैं। गोल्डन के बाल हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। वहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अंजलि के बाल साधारण बन जाते हैं। शिवानी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल और हमें घर चलाने के लिए चाहिए एक फल की दुकान। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा फल की दुकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद शिवानी के बाल भी साधारण हो जाते हैं। फिर तीसरी बहन पूर्वी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल और हमें चाहिए बहुत सारा राशन। उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। इस तरह 3 इच्छा पूरी हो जाती है। अब आखिरी की एक इच्छा बची थी, वो थी दिशा की इच्छा। दिशा, तुम्हारी क्या इच्छा है? दीदी, हमारे पास घर हो गया, दुकान हो गई और राशन भी आ गया, इसलिए मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इच्छा मांगूं। अभी मैं कोई इच्छा नहीं मांगती हूँ। अपनी इच्छा मैं जरूरत आने पर पूरी कर लूंगी। अंजलि को दिशा की ये बात सही लगती है। उसके बाद चारों बहनें उसी गांव में रहने लगती है और अपने फलों की दुकान में काम करके गुजारा भी करने लगती है। एक दिन सावित्री और रूपा चारों बहनों को देख लेती है। अरे सावित्री, इन चारों को तो धक्के मारकर निकलवा दिया गया था, लेकिन ये अभी तक यहीं है। चल, मुखिया जी को यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद मुखिया जी चारों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो दोनों मुखिया जी को लेकर आती है। मुखिया जी चारों बहनों से कहते हैं, चारों को इस गांव से जाने का आदेश दे दिया गया था, फिर अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, हम इस गांव से नहीं गए क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो चुपचाप चले जाते। ये गांव हमारा भी है। इस गांव में हमारे माता पिता की यादें हैं। नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अपने गांव में नहीं रखूंगा। लेकिन मुखिया जी, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। अगर तुम्हारे पास खुद को सही साबित करने का कोई सबूत हो तो दिखाओ, वरना मेरे गाँव से बाहर निकलो। दिशा अंजलि के पास जाती है और उसके कान में कहती है, दीदी, ये बिल्कुल सही समय है मेरे गोल्डन बालों से अपनी इच्छा पूरी करवाने का। मतलब? आप बस देखती रहो। उसके बाद दिशा मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मैं आपको सबूत देती हूँ। मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल और अगर ये दोनों आंटी हमारे बारे में झूठ बोल रही हैं, तो इनका मुंह काला कर दे। तभी उन दोनों औरतों का मुंह काला हो जाता है और गोल्डन के बाल से आवाज आती है, मुखिया जी, ये दोनों औरत इन चारों बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये चारों बहनें बहुत साधारण और नेक हैं। ये सब सुनकर मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दोनों औरतें मुखिया जी से माफी मांगने लगती है। मुखिया जी, हमें माफ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। 4 लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। अगर उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाए और झूठी बातें चलाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम्हें कुछ ना लगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की हरकतें भी यही हैं। अगर माफी मांगनी है तो चारों बहनों से माफी मांगो। अगर इन चारों ने माफ कर दिया तो मैं तुम दोनों को कोई सजा नहीं दूंगा। वो दोनों चारों बहनों से माफी मांगती है। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चारों बहनें उन दोनों को माफ कर देती है।
उसके बाद सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। गोल्डन बाल की वजह से हमारे ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम झूठ साबित हो गया। अब हम इस गांव में सर उठाकर रह सकते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों बहनें फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।